फोटोशॉप के टूल्स पर आपको हज़ारों वीडियोस यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी, लेकिन आज मैं आपको मोस्ट यूज़ फोटोशॉप टूल्स के बारे में बताऊंगा कि वो किस लिए यूज़ होते हैं और आप उनको कहाँ यूज़ करने में गलती करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ। वेलकम टू माय चैनल आई आसिफ। चलिए सबसे पहले मैं आपको क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में बताता हूँ कि वो कैसे काम करता है और आप कहाँ उसको इस्तेमाल करने में गलती करते हैं। क्विक सिलेक्शन टूल फोटोशॉप में बेसिक सिलेक्शंस करने के लिए होता है। प्रोफेशनल्स कभी भी इसको यूज़ नहीं करते। आप किसी भी बड़े फोटोशॉप आर्टिस्ट को देख लें या किसी बड़े ग्राफिक डिज़ाइनर की वीडियोस आप यूट्यूब पर देख लें, वो कभी भी क्विक सिलेक्शन टूल को यूज़ नहीं करते। फोटोशॉप खुद भी कहता है कि क्विक सिलेक्शन टूल फोटोशॉप का सिंपलेस्ट सिलेक्शन टूल है। इसके अलावा काफ़ी सारे प्रोफेशनल टूल्स हैं फोटोशॉप में सिलेक्शन के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रोफेशनल्स, वो पेन टूल है। क्विक सिलेक्शन टूल को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप W प्रेस करके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ऑप्शंस की। तो सबसे पहले आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, एक न्यू सिलेक्शन का, एक ऐड सिलेक्शन का और तीसरा सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन का। न्यू सिलेक्शन से क्या होता है कि हम कोई भी एक न्यू सिलेक्शन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। न्यू सिलेक्शन क्रिएट करने के बाद फोटोशॉप ऑटोमेटिकली प्लस वाले सिंबल वाले आइकॉन पर चला जाएगा, ऐड सिलेक्शन वाले ऑप्शन पर। क्योंकि अगर मैं न्यू सिलेक्शन को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और अपनी जो ऑलरेडी सिलेक्शन हुई हुई है अपने डॉक्यूमेंट में, मैं फिर भी यहाँ पर साइड पर कीबोर्ड ड्रैग करता हूँ, तो ये पिछली सिलेक्शन को ख़त्म कर देगा और नई सिलेक्शन यहाँ पर क्रिएट कर लेगा। आपने अगर एक सिलेक्शन क्रिएट की और आपने उसमें कुछ चेंजिंग्स करनी है, तो एक बात आपने लाजमी ध्यान में रखनी है कि आपने इस वाले न्यू सिलेक्शन वाले टूल को फिर सिलेक्ट नहीं करना, आपने ऐड सिलेक्शन या सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन को यूज़ करना है। अब आपने सिलेक्शन क्रिएट कर ली और आप उसमें कुछ नई सिलेक्शन ऐड करना चाहते हैं, तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें और यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये मेरी सिलेक्शन है, तो मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ, तो आपने सिंपली वही ड्रैग करना है यहाँ पर और ये मज़ीद सिलेक्शंस को ऐड करता जाएगा। अगर गलती से आपसे कहीं पर ज़्यादा सिलेक्ट होगी या कहीं मतलब गलत जगह आपसे सिलेक्ट होगी, तो आप फिर सब्सट्रैक्ट वाले ऑप्शन को चूज़ करके यहाँ से सिलेक्शन को सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर आपने ये ऐड सिलेक्शन वाला ऑप्शन चूज़ किया हुआ है, तो आप अल्ट प्रेस करके भी इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। या आपने माइनस वाला ऑप्शन चूज़ किया हुआ है सब्सट्रैक्ट करने वाला, तो आप शिफ्ट प्रेस करके इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये ऐड हो रहा है। तो इस ऑप्शन में आपको 6 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, साइज़ का, हार्डनेस का, स्पेसिंग का, एंगल का, राउंडनेस का और साइज़ का। ओके, तो सबसे पहले जो साइज़ है वो मैं आपको समझा देता हूँ। नॉर्मल जैसे ब्रश का साइज़ होता है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए, आपको ये तो पता ही होगा। उसके अलावा हार्डनेस की बात करें तो ये नॉर्मली वैसे जैसे हम यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रश की हार्डनेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं, ये उसी काम के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर स्पेसिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। स्पेसिंग को मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी स्पेसिंग अगर यहाँ पर 1% है और यहाँ पर आके मैं एक सिलेक्शन क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक फ्लो के साथ यहाँ पर सिलेक्शन क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये देखें। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और स्पेसिंग को मैं कर देता हूँ 1000% या हायर लेवल पे लेकर जाता हूँ इसको, यहाँ पर मैं स्पेस क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर आप देखें, अब गौर कीजिए, यहाँ पर ये देखें, ये देखें, यहाँ पर ये स्पेस डाल रहा है आपके सिलेक्शन में और जंप कर रहा है एक सिलेक्शन पॉइंट से दूसरे सिलेक्शन पॉइंट तक और ऑटोमेटिकली फिर इसको मर्ज कर देता है सिलेक्शन को। ओके, सो अब है एंगल की बारी। तो एंगल को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप एंगल को यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंजिंग्स हो रही हैं, यहाँ से भी एंगल को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप 0 रखेंगे तो ये नॉर्मली ब्रश जो है वो आपका बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। उसके अलावा राउंडनेस की बात करें तो यहाँ पर अगर हम राउंडनेस को फॉर एग्जांपल 100% अगर मैं 50% कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रश की राउंडनेस चेंज हो रही है। यहाँ पर ब्रश थोड़ी ओवल शेप में आ रहा है। उसके अलावा ब्रश की राउंडनेस को आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये 2 डॉट्स आपको देख रहे हैं, यहाँ से भी आप ब्रश की राउंडनेस को कंट्रोल कर सकते हैं और एंगल को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी बात रहेगी साइज़ की, तो आप इसको ना छेड़ें या कुछ करें तो मेरे हिसाब से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना ही ये आपके इस्तेमाल के लिए हैं। ओके, अपने जो नेक्स्ट ऑप्शंस हैं वो हैं सिंपल ऑल लेयर्स का और ऑटो एनहांस का। पहले मैं आपको सिंपल ऑल लेयर समझा देता हूँ। सिंपल ऑल लेयर से ये होगा कि अगर आप एक सिलेक्शन क्रिएट करते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ अपने सब्जेक्ट वाले लेयर पे। ये देखें, ये एक अलग लेयर है और ये नीचे एक और लेयर है। यहाँ पर देखें, अगर मैं सिलेक्शन अपने इस सब्जेक्ट वाले लेयर से बाहर लेकर जाता हूँ, तो यहाँ पर देखें सिलेक्ट नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली सिलेक्शन को रिवर्स कर देगा। जितना ही मतलब मेरे मेरे सब्जेक्ट की बाउंड्रीज होंगी उनसे बाहर सिलेक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं सैम्पल ऑल लेयर्स पर चेक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखें ये मेरे लेयर से बाहर भी सिलेक्ट कर रहा है,
जितने भी लेयर्स होंगे फोटोशॉप में ये सबके कलर्स पर काम करेगा और सबको सिलेक्ट करेगा। ऑटो एनहांस की बात करें तो ये अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये आपके जो सिलेक्शन के एजेस होंगे उनको सॉफ्ट कर देगा और मज़ीद बेहतर उनको बना देगा। ऑलराइट, अपना जो फाइनल पॉइंट है कि आखिर किन जगहों पर क्विक सिलेक्शन टूल को यूज़ नहीं करना चाहिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पर जाते हैं और वहाँ पर आप क्विक ट्यूटोरियल्स फॉर फोटोशॉप सर्च करते हैं और वहाँ पर आपको 1 या 1.5 मिनट के या 2 मिनट के या मैक्सिमम 3 मिनट के ट्यूटोरियल्स देखने को मिलेंगे। उन ट्यूटोरियल्स में वो फोटोशॉप की किसी एक क्वालिटी की को या एक पार्ट को डिफाइन करते हैं, डिफाइन भी नहीं करते, जब उसकी एक ट्रिक बताते हैं। तो क्या 1 या 1.5 मिनट के अंदर कंप्लीट फोटोशॉप को एक्सप्लेन किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसी तरह जो क्विक सिलेक्शन टूल है वो जस्ट बेसिक सिलेक्शंस करने के लिए, सिंपल सिलेक्शंस के लिए, ये वेल डिफाइंड किस्म की सिलेक्शंस नहीं करता आपकी इमेज में। इसी के मुकाबले में अगर हम पेन टूल को यूज़ करें तो पेन टूल आप मैनुअली यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसके लिए अब ऑटो कलर्स की ज़रूरत नहीं होगी, कलर्स के डिफ़र करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो मेरी इमेज है इसमें कुछ जगहों पर तो कलर्स डिफ़र कर रहे हैं, मगर कुछ जगहों पर जो है वो कलर्स मैच हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आम में और पीछे जो पाम ट्री है उसमें कलर्स मैच हो रहे हैं। और यहाँ पर आप देखें अपने आप मतलब इमेज में जो सब्जेक्ट है और उसके पीछे जो कलर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल जो है वो परफेक्टली काम करेगा। फॉर एग्जांपल मैं क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर सिलेक्शन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखें बिल्कुल ईजिली मैं इसको सिलेक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड का जो कलर है वो बिल्कुल प्लेन है। इसी तरह अगर मैं इस इमेज में आता हूँ तो यहाँ पर कलर्स में आपको कम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये आर्म को सिलेक्ट नहीं कर रहा बल्कि कलर्स को सिलेक्ट करता है, और ये कलर मैचिंग जो जहाँ पर मैच कर रहे हैं उनको सिलेक्ट कर रहा है। मैं यहाँ पर इसको सेट भी कर सकता हूँ, लेकिन इसको सेट करने के बाद भी अगर मैं इसको जूम करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एजेस बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है और अजीब किस्म के हैं। लेकिन इसी मुकाबले में अगर मैं पेन टूल को सिलेक्ट करूँ और यहाँ पर इस आर्म को सिलेक्ट करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने एजेस सॉफ्ट हैं और काफ़ी अच्छे हमें देखने को लग रहे हैं। इसी वजह से आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जो अच्छे फोटोग्राफर होते हैं वो उनके अगर आप वीडियोस देखें यूट्यूब पर तो वो हमेशा कहते हैं कि आपको अपने कैमरा को मैनुअल मोड पर रखना चाहिए, ना कि ऑटो पर, क्योंकि ऑटो जो है वो अपनी मर्ज़ी से काम करता है, लेकिन मैनुअल जो है वो आपकी मर्ज़ी से काम करता है। जिस तरह से आप चाहते हैं आप उसे वैसे काम करवा सकते हैं। अच्छे फोटोग्राफर हमेशा जहाँ भी जाते हैं उस वेदर के हिसाब से या सनलाइट या किसी भी लाइट के मुताबिक अपने कैमरे को डाल लेते हैं। इसी तरह क्विक सिलेक्शन टूल आपको कुछ जगहों पर यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ट्रीज़ को सिलेक्ट करने के लिए या माउंटेन्स वगैरह को, जहाँ पर ज़्यादा मतलब आपको क्लैरिटी नहीं चाहिए होती एजेस में, लेकिन जहाँ पर आपको ख़ास तौर पर जब आप अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तब आपको पेन टूल को यूज़ करना चाहिए। इरेजर टूल फोटोशॉप में सिंपल इरेजिंग के लिए यूज़ होता है। ये आपको यहाँ टूल बार में यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा आप ई प्रेस करके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इसके ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर सेम जैसे ब्रश टूल में ऑप्शन होते हैं हार्डनेस के या साइज़ के, तो यहाँ पर आप देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा आप अपना एक मैनुअल ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं इरेज करने के लिए। कोई भी ब्रश यूज़ करके आप अपनी इरेजिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर ब्रशेज़ के ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर उसके मतलब ब्रश को कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ पर आपको 3 मोड देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पेंसिल है, एक ब्रश है और एक ब्लॉक है। अगर मैं ब्रश को यूज़ करता हूँ तो यहाँ से आप हार्डनेस को ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पेंसिल को यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर आपके लिए हार्डनेस कोई काम नहीं करने वाली, ये जस्ट एक पेंसिल की तरह काम करेगा। हार्डनेस में इंक्रीज़ करूँ या डिक्रीज़ करूँ, हार्डनेस किसी भी मतलब कोई भी चेंज नहीं करेगी इमेज में। उसके अलावा एक ब्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है मेरे को। ब्लॉक में और कुछ नहीं होगा, जस्ट आपको एक छोटा सा ब्लॉक मिल जाएगा इरेज करने के लिए, जिसके साइज़ को ना हम इंक्रीज़ कर सकते हैं ना ही डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको फ़र्क बताता हूँ कि लेयर मास्क में और इरेजर में फ़र्क क्या है और कौन से ऑप्शन को आपको यूज़ करना चाहिए। लेयर मास्क 2 टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल लेयर मास्क और दूसरा इन्वर्टेड लेयर मास्क। नॉर्मल लेयर मास्क अगर हम यहाँ पर क्रिएट करें तो पूरी की पूरी इमेज विजिबल होगी और हम मैनुअल मतलब पार्ट्स को यहाँ पर इनविजिबल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक इन्वर्टेड लेयर मास्क क्रिएट करते हैं तो इससे ये होगा कि पूरी की पूरी इमेज इनविजिबल हो जाएगी और हम मैनुअल पार्ट्स को विजिबल कर सकते हैं। अब लेयर मास्क क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पर लेयर्स पैनल में आना है और यहाँ पर सिंपली आपने इस आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक नॉर्मल लेयर मास्क बन जाएगा। अगर आप इन्वर्टेड लेयर मास्क क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर और अल्ट प्रेस करके इस आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर इन्वर्टेड लेयर मास्क क्रिएट हो जाएगा।
उसके अलावा लेयर मास्क को आप कंट्रोल आई प्रेस करके चेंज कर सकते हैं इन्वर्टेड या नॉर्मल में। अब आपने अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक इन्वर्टेड लेयर मास्क क्रिएट किया है और आप कुछ एरिया को विजिबल करना चाहते हैं तो आपने सिंपली यहाँ पर ब्रश टूल को यूज़ करना है और यहाँ से वाइट कलर को यूज़ करना है। एक बात लाजमी ध्यान में रखनी है कि वाइट कलर हमेशा लेयर मास्क को विजिबल करेगा, जबकि जो ब्लैक कलर है वो आपकी मतलब लेयर मास्क में चीज़ों को इनविजिबल करेगा। अब यहाँ पर मैं वाइट कलर को चूज़ करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं देखें अगर यहाँ पर मतलब पेंट करता हूँ तो चीज़ें जो है वो विजिबल हो रही हैं। आप ब्रश से बिल्कुल सेटिंग से प्ले कर सकते हैं, कोई भी ब्रश चूज़ कर सकते हैं, किसी भी टाइप की आप हार्डनेस यहाँ पर मतलब रख सकते हैं अपने ब्रश की। फॉर एग्जांपल अगर मेरा जो लेयर मास्क है वो नॉर्मल है और मैं कुछ एरियाज़ को इनविजिबल करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मुझे ब्लैक कलर चूज़ करना है, कलर प्योर ब्लैक होना चाहिए। और यहाँ पर मैं आकर इसको यहाँ पर अगर पेंट करूँगा तो इसको ये यहाँ पर इनविजिबल करता जाएगा। अब इरेजर टूल जो है वो एडजस्टमेंट लेयर्स को, शेप लेयर्स को और स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स को इरेज नहीं करता। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको अगर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पर लेयर मास्क जो है इरेजर जो है वो काम नहीं करेगा। इसके लिए हमें पहले इसको रेस्टराइज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इरेजर यहाँ पर भी काम नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और फिर एक शेप लेयर क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पर देखें यहाँ पर भी इरेजर टूल काम नहीं कर रहा। इसके लिए हमें पहले इसको रेस्टराइज करना पड़ेगा। लेकिन लेयर मास्क जो है वो सब चीज़ों पर काम करता है। यहाँ पर अगर मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे लेयर मास्क क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर हम इससे प्ले कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पर इसका लेयर मास्क क्रिएट करके हम इसको भी विजिबल और इनविजिबल जो है यहाँ पर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक शेप लेयर क्रिएट करता हूँ और मैं उसका एक लेयर मास्क क्रिएट कर लूँ तो यहाँ पर भी मैं इसको मतलब कि इसे प्ले कर सकता हूँ, इनविजिबल और विजिबल कर सकता हूँ। उसके अलावा इरेजर टूल अगर फॉर एग्जांपल आप कुछ इरेज करते हैं तो उसको वापस रिकवर नहीं कर सकते उसे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ और इरेजर टूल से यहाँ पर इसको इरेज करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता इसको ज़्यादा रिकवर करने के लिए। अगर आपसे कहीं पर इरेजिंग गलत हो जाती है तो एक ही जस्ट तरीका होता है यहाँ पर आना और अपनी हिस्ट्री में जो है वो पीछे जाकर आप उसको कर सकते हैं, लेकिन उससे आपका काफ़ी सारा टाइम ज़ाया हो जाता है। लेकिन अगर हम लेयर मास्क की बात करें तो यहाँ पर अगर मैं कुछ ज़्यादा मतलब गलत कट कर लेता हूँ या इनविजिबल कर लेता हूँ और बाद में मुझे लगता है कि मुझे इसको रिकवर करना चाहिए तो आपने सिंपली वहाँ पर ब्रश टूल चूज़ करना है और कलर को वाइट कर लेना है। उसके अलावा आप यहाँ पर आकर इसको विजिबल कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं आपके जो मतलब लॉस्ट एरियाज होते हैं। तो ये बिग डिफरेंस है इरेजर टूल में और लेयर मास्क में। हमेशा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि लेयर मास्क को यूज़ करें क्योंकि ये हर हालत में काम करता है। इरेजर टूल जस्ट सिंपल इरेजिंग के लिए होता है। उसके अलावा आप लेयर मास्क को यूज़ करें, इंशाल्लाह जी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक थम्स अप दे दीजिए और मुझे कमेंट में ये भी लाजमी बताएं कि आपका कौन सा फेवरेट तरीका है इरेजिंग करने के लिए या फिर सिलेक्शन करने के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले घंटे को लाजमी दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो के अपडेट आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।